नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का सेविंग फोकस्ड कार्यक्रम पासबुक द सेविंग शो और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। क्रेडिट कार्ड कभी सिर्फ खर्च करने का जरिया नहीं था, बल्कि रिवॉर्ड्स, कैशबैक और ऑफर्स का बड़ा माध्यम माना जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। दिलचस्प बात यह है कि फायदे कम होने के बावजूद देश में क्रेडिट कार्ड यूजर्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो आखिर अब क्रेडिट कार्ड कितना फायदेमंद है और सही कार्ड कैसे चुने, आज यही हम आज के शो में जानेंगे। ऑन द शो में आपके लिए क्या खास है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्यों घट रहे हैं क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स, ये हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड जो रिवॉर्ड्स हैं वो क्यों घट रहे हैं, किन बैंकों ने फ़ायदे जो हैं वो कम कर दिए, कौन कौन से आखिर बैंक उस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं हम आगे ये भी जानेंगे कि क्या लोग सिर्फ ऑफर के लिए कार्ड लेते हैं, ये भी हम आज इस शो में जानेंगे कि जो क्रेडिट कार्ड है अक्सर लोग लेते हैं, क्या उनका रीज़न क्या है लेने का। देश में क्रेडिट कार्ड यूजर्स का जो ट्रेंड है आखिरकार वो क्या कहता है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक ग्राहक की कहानी जिसने रिवॉर्ड्स के लिए कार्ड लिया लेकिन अब उसे फायदा मिल रहा है कम। गुरुग्राम के रहने वाले राहुल ने 2 साल पहले एक क्रेडिट कार्ड सिर्फ रिवॉर्ड्स और कैशबैक के लिए लिया था। शुरुआत में हर खर्च पर अच्छे पॉइंट्स मिलते थे, जिससे वो शॉपिंग और यात्रा में फायदा भी उठाते थे। लेकिन धीरे धीरे बैंक ने रिवॉर्ड्स कम कर दिए और कई कैटेगरी पर फायदे खत्म कर दिए। अब राहुल को पहले जितना लाभ नहीं मिल रहा, इसके बावजूद उनका खर्च बढ़ता जा रहा है। तब उन्हें एहसास हुआ कि केवल रिवॉर्ड्स के आधार पर कार्ड चुनना सही फैसला नहीं था। आज हमारे साथ मौजूद हैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर एंड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट काशिफ अंसारी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कार्ड के बदलते ट्रेंड और किस तरीके से रिवॉर्ड्स घट रहे हैं और सही कार्ड चुनने का सही तरीका क्या है, आज हम सर आपसे वही समझेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, और जो अभी हमने अपने दर्शकों को कहानी दिखाई राहुल की, ये कहानी क्या बता रही है? अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में, अगर आप 5-6 साल पहले जाए तो क्रेडिट कार्ड में इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहां पे आपको हाईएस्ट रिवॉर्ड मिलता था। एक टाइम पे इंडिया में, अगर आप 7-8 साल पहले जाओ तो एक टाइम था जब इंडिया में HDFC इन्फिनिया, HDFC डाइनर्स ब्लैक ये आपको 33% अनलिमिटेड रिवॉर्ड देते थे अगर आप स्मार्ट बाई के थ्रू करते हो, और बिल्कुल कोई भी कैप नहीं था उस वक्त पे। उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो बहुत सिलेक्टेड लोग इसका यूटिलाइज करते थे। फिर एक्सिस बैंक ने एंट्री की, उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की, और चैलेंज करने के लिए उन्होंने एक्सिस मैग्नस, एक्सिस रिजर्व, अपने जितने कार्ड है उन पे रिवॉर्ड रेट्स काफी बढ़ा दिए। एक ऐसा भी टाइम आया जब मैग्नस पे अगर आप 1 लाख रुपए साल का खर्च करते हो तो आपको आराम से 50-60% का रिवॉर्ड मिल जाता था, मतलब 50-60 हजार रुपए की इक्विवेलेंट आपको रिवॉर्ड्स मिलते थे। उसके बाद आप देखोगे कि जब लोगों ने इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करना स्टार्ट किया तो फिर हर बैंक को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी होती है। ऑब्वियसली बैंक के लिए एक बिजनेस है, और इस बिजनेस में उनका जो पॉइंट ये है कि अगर 1000 लोग कार्ड ले रहे हैं और अगर 10 लोग इसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, 10 लोग इसका पूरा भरपूर इस्तेमाल भी करें, तो उनको फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज 990 लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और उतना रिवॉर्ड एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, राइट? तो उनकी एक फेयर अजम्पशन होती है कि इतने लोग जो है वो पावर यूजर होंगे, इतने लोग नॉर्मल यूजर होंगे, इतने लोग बेनिफिट्स एक्सपायर भी हो जाएंगे जो वो यूज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली चल रहा था। बट अगर आप देखोगे लास्ट के 3-4 साल में क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ ट्विटर, बिकॉज ऑफ रेडिट और अदर सोशल मीडिया की वजह से ऐसे यूजर्स काफी बढ़ गए जो ऑप्टिमाइज करने लगे थे अपने रिवॉर्ड्स को ऑन क्रेडिट कार्ड। तो अब जब ज्यादा लोग ऐसे बढ़ जाएंगे जिनको पता है, जो पहली बात तो अवेयर है कि क्या है रिवॉर्ड, कितना रिवॉर्ड किस पे है, कौन सी कैटेगरी पे कितना खर्च करना चाहिए, और जब वो लोग उसको खर्च करने लगेंगे तो ऑब्वियसली इससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती है। तो उसके वजह से और भी फिर बाकी और भी प्लेयर्स आए। ICICI ने भी कोशिश की कि वो भी प्रीमियम सेगमेंट मार्केट में, एयर माइल्स और की दुनिया में वो भी कदम रखे, वो भी अच्छे रिवॉर्ड दे। बट एक बड़ा रीजन ये है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है क्रेडिट कार्ड को लेके, और पहले जो लोग ऐसा सोचते थे कि क्रेडिट कार्ड बेकार सी चीज है, वो एक
पूरा जो विचारधारा या नोशन है वो बदली है 5-6 साल में, जिसकी वजह से काफी लोग इसको यूटिलाइज करने लगे और वो प्रॉफिटेबिलिटी हिट कर रहा है। ये एक रीजन है। एक और रीजन है वो है मैन्युफैक्चर्ड स्पेंडिंग का, जिसके बारे में मैं आगे में बात कर सकता हूँ। बट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो 2026 एक ऐसा साल है जिसमें क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे डिवैल्यूएशन हुए। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने जो वैल्यूएशन लगाई थी उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स की, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, या वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए 2026 में, और ये साल भयंकर डिवैल्यूएशन वाला साल है। बिल्कुल। सर, अभी हाल ही में हमने देखा एक्सिस बैंक ने भी अपने कुछ बड़े पार्टनर हटा दिए हैं, एसबीआई ने भी कैशबैक जो है वो घटा दिया है, कई और बैंक इसमें शामिल हैं, ज़्यादा खर्च की जो शर्त हैं वो लगा दी गई हैं बैंक्स की ओर से। सर, ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या क्या रीज़न है? आप इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड कर सकते हो। एक है हमारा मॉनेटरी रिवॉर्ड, जैसे दर्शकों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप मान लीजिए एसबीआई कैशबैक है जो आपको कहता है कि मैं 5% कैशबैक दूंगा आपको अगर आप 100 रुपए खर्च करते हो। तो अगर आपने 10,000 रुपए का कुछ खरीदा तो आपको 500 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। ये है आपका मॉनेटरी रिवॉर्ड। एक चीज होती है नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड, जैसे अगर आपके पास मान लीजिए एक्सेस का कोई कार्ड है, लेट्स से एक्सेस ओलंपस है आपके पास, और वो आपको कहते हैं कि हम आपको बाय वन गेट वन मूवी टिकट फ्री देंगे, बाय वन गेट वन फ्री 500 रुपए तक का। तो ये आपके लिए रिवॉर्ड तो है, बट ये नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड है। अगर आप पिक्चर देखने जाओगे तो यूटिलाइजेशन है, ये आपको कोई कैश में पैसा अलग से एज अ डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। तो जो ट्रेंड था पहले, ये ट्रेंड तो डिवैल्यूएशन का स्टार्ट हो गया था, आप मान के चलिए 1.5 साल पहले, 2 साल पहले से, जब एक्सिस ने बहुत बुरी तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिवैल्यू करा। और उसका जो रीजन था वो था कि बहुत लोग सिस्टम को अब्यूज करने लगे थे, बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड स्पेंडर आ गए थे, बहुत सारे लोगों ने लूपहोल देख लिया था। मैं कुछ एग्जांपल आगे आपको बताऊंगा, बट ऐसे बहुत सारे लूपहोल थे जिसकी वजह से बैंक को बहुत लॉसेस हो रहे थे, और विदाउट डूइंग एनी जेन्युइन एक्सपेंडिचर लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठा करते जा रहे थे, इतना कि 10 लाख 12 लाख किसी के अकाउंट पे रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए। तो वहां से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ। बट 2026 में अगर अब आप देखोगे तो अब लोग जो बैंक्स है वो सिर्फ मॉनेटरी साइड को कैप नहीं कर रहे, अब नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड जो उसको भी कैप कर रहे हैं कि अगर आपको लाउंज एक्सेस चाहिए तो आपको 50,000 रुपए क्वार्टर में खर्च करने हैं या 75,000 क्वार्टर पे खर्च करने हैं। जब तक आपको खर्च नहीं करोगे हम आपको नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड लाउंज एक्सेस भी नहीं देंगे, या मूवी टिकट का ये कैप है वो कम कर दिया, या और भी जो इवेंट्स के भी थे उसके अलावा और कैप्स थे फॉर डिफरेंट फूड आउटलेट्स, डाइन आउट फैसिलिटीज, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि अब यूजर्स काफी अवेयर हो गए, और जब यूजर्स अवेयर होंगे और ज्यादा लोग वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने जाएंगे तो बैंक की एक्सपेंसेस साइड पे वो हिट करता है। तो उनको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है और उसको मैनेज करना है। तो उसी का एक तरीका और एक प्रोसेस है निकल। बिल्कुल सर, आपने ट्रेंड की अभी बात की, तो क्या क्रेडिट कार्ड से जो खर्च हो रहा है उसका ट्रेंड क्या बताते, क्या लोग अभी भी उतना ही ज्यादा खर्च कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से? सी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो मेरी थीसिस है वो ये है कि लॉन्ग टर्म में यूपीआई और क्रेडिट कार्ड दो फॉर्म्स जो है वही सरवाइव करेंगे। डेबिट कार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि आप देखो डेबिट कार्ड का तो प्योर 100% ऑल्टरनेटिव ही यूपीआई है। आप अपने पॉकेट में डेबिट कार्ड क्यों रखना चाहोगे? डेबिट कार्ड का मतलब आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है, आप वो विड्रॉ कर सकते हो। वही सेम काम आप यूपीआई से कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी को भी पेमेंट करनी है आज के टाइम पे, आप रिक्शा वालों को भी उससे पेमेंट करते हो। एंड आप देखोगे और हमारी ऑडियंस भी अगर देखेगी तो कितने टाइम से उन्होंने डेबिट कार्ड यूज नहीं करा हुआ या उनका यूजेस कितना कम हुआ है, क्योंकि यूपीआई वो मार्केट शेयर ले रहा है। क्रेडिट कार्ड का केस अलग है। क्रेडिट कार्ड पे खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक डिफरेंट सेगमेंट को केटर करता है। ये वैसे लोगों को केटर कर रहा है जिनके बैंक अकाउंट में पैसे है या नहीं है डजंट मैटर, बट वो उनके जो पैसे है वो बैंक अकाउंट से नहीं कट रहा। ये आपको एक क्रेडिट मिल रहा है जिसके लिए आपको एक क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, मान लीजिए 30 से 50 दिन का, और आप उस क्रेडिट को यूटिलाइज कर रहे हो। तो अगर एक पर्सन है जिसके पास इनफ पैसा है, अगर वो क्रेडिट कार्ड से कुछ खर्च कर रहा है, तो अगर उसको कोई रिवॉर्ड नहीं भी मिलता, अगर 0% रिवॉर्ड है,
तो भी जो वो पैसे की पेमेंट 40 दिन के बाद कर रहा है, उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलग है, राइट? आप वो पैसा 40 दिन तक कहीं पे स्टोर करोगे या आपके बैंक अकाउंट में ही रहेगा, आपको उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। सो इस बेनिफिट की वजह से, और अब तो रुपए के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड्स है वो आप यूपीआई पे भी यूज कर सकते हो। इसीलिए आप ये ट्रेंड देखोगे कि यूपीआई की यूजेस बढ़ रही है, यूजेस क्रेडिट कार्ड की बढ़ रही है, पर डेबिट कार्ड की घटेगी। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में आरटीजीएस एंड अदर्स, वो बिग टिकट ट्रांजैक्शंस है, वो रहेंगे। बट क्रेडिट कार्ड पे ऑन अ होल, ईयर बाय ईयर अभी भी आप देखोगे कि एक्सपेंसेस और जो लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो बढ़ते ही जाएंगे, एज इंडिया में लोग और अवेयर होते जाएंगे अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। बिल्कुल सर, आज के समय में सही क्रेडिट कार्ड चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर ही क्रेडिट कार्ड चुने? सबसे पहले मेरी एक सिंपल सी थ्योरी है, 3 तरह के लोगों को या 2 तरह के लोगों को क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। आपको एनालिसिस के पॉइंट तक जाना ही नहीं है। एनालिसिस के पॉइंट से पहले आपको ये देखना है कि क्या आप ऐसे पर्सन हो जिसको शो ऑफ पसंद है। अगर आपको दिखावा पसंद है तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक माया जाल बनाएगा, जहां पे आपको ये ऐसा लगेगा कि ये मेरी दूसरी सैलरी है, ये मेरी इमेजिनरी सेकेंडरी सैलरी है, जो कि है नहीं। लेकिन क्योंकि आपको दिखावा इतना पसंद है, आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लोगे और फिर डाउनग्रेड करना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, वो लोग जो इंपल्सिव बायर है, जो लोग कुछ भी चीजें देखते हैं और तुरंत उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। बिकॉज बैंक आपको हमेशा पुश करेंगे। जब आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हो, ज्यादातर बैंक आपको कहेंगे 20% डिस्काउंट इस चीज के ऊपर, इस चीज के ऊपर लिमिटेड इतना डिस्काउंट। बट आपको वो ये सोचने का टाइम नहीं देते कि इस चीज को आपकी जरूरत है भी या नहीं, और फिर आप इंपल्सिव परचेज करके बाद में रिग्रेट करते हो। तो ये 2 कैटेगरी ऑफ लोग तो वो है जिनको नहीं खरीदना चाहिए। तीसरी कैटेगरी में कह सकता हूं कि जिनको क्रेडिट कार्ड की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। जनरली ये होता है टियर 3 सिटीज में, जहां आपको बस किसी ने बोला इसलिए आपने ले लिया। जिनको फंडामेंटल मिनिमम ड्यू क्या होता है, टोटल ड्यू क्या होता है, ड्यू डेट क्या है, कब तक पेमेंट कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो बिना ये फंडामेंटल जाने तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है आपको क्रेडिट कार्ड चूज कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात है, आपको आपके एक्सपेंसेस का एटलीस्ट, अगर आप अच्छे लेवल पे करना चाहो तो 3 महीने का आप एक ट्रेंड एनालिसिस कर लो, या आप एक एवरेज लगा लो। जनरली 13-14 मेजर कैटेगरीज होती है, रेंट, फूड, हाउसिंग, इस तरीके से जो भी चीज है, फैशन अपैरल्स एंड ऑल, राइट? आप देखो आपका खर्च कहां कहां पे है, फिर आप अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से कार्ड को मैच करना स्टार्ट करो कि कौन से कार्ड पे आपको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है, और फिर आप वो कार्ड्स अप्लाई करना स्टार्ट करो विद एन ऑब्जेक्टिव इन माइंड कि आपको ये कार्ड्स क्यों लेने हैं, आप क्यों ले रहे हो। और थर्ड थिंग इज, प्रोवाइडेड कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर मेरी सैलरी लेट्स से 4-5 लाख है और मैं कहूँ कि मुझे HDFC Infinia चाहिए क्योंकि उस पर बहुत अच्छा रिवॉर्ड है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी आपको ये 3 चीजें मैच करनी है। आपका एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर के हिसाब से बेस्ट कार्ड्स एंड एलिजिबिलिटी फॉर दोज कार्ड्स, तीनों चीजें जब मैच हो जाए तो आपको कार्ड्स अप्लाई करने चाहिए। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आप इम्पल्सिव बायर हैं या फिर आपको शो ऑफ बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप कोशिश करिए कि आप क्रेडिट कार्ड ना लें। लेकिन अगर आपको सही यूसेज पता है क्रेडिट कार्ड का तो आप डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड जो है वो ले सकते हैं। अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के सवाल भी आए हैं, उनमें से कुछ सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। सुमित वर्मा का सवाल है सर, लखनऊ से आया है। इन्होंने पूछा है कि क्या अभी क्रेडिट कार्ड लेना फायदेमंद है? मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड आने वाले टाइम पे, आने वाले 10, 15, 20 साल आप जब भी देखोगे हमेशा ही फायदेमंद होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सिंपल लॉजिक दिया है। आपके अकाउंट में लेट्स से 1000 रुपए है, आपको 100 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन करना है। अगर आप यूपीआई से करोगे आपका बैलेंस 1000 से सीधा 900 हो जाएगा, डेबिट कार्ड से करोगे तो भी 1000 से 900 हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड से अगर आप वो 100 रुपए की ट्रांजैक्शन करोगे तो हो सकता है कि आपका बैलेंस 1000 का 1000 ही रहेगा। 30 दिन या 40 दिन के बाद जब आपको पेमेंट करनी होगी तब आपका बैलेंस 900 होगा। तो वो जो 100 रुपए पे आपने एक्स्ट्रा 30 दिन बैंक में रखा है, उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, या उस फंड को अगर आप कहीं और डिप्लॉय कर दो, इन्वेस्ट कर दो कहीं, उससे जो आप एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हो, वो एक बड़ा एडवांटेज है क्रेडिट कार्ड का।
फर्स्ट थिंग। सो आज के टाइम पे क्या क्रेडिट कार्ड लेना सही है? यस, मेरे हिसाब से हमेशा ही आने वाले 2-3 डेकेड्स भी अगर आप देखोगे तो भी सही रहेगा, प्रोवाइडेड कि आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि जो एक गोल्डन पीरियड इंडिया का चला गया इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि मैं क्रेडिट कार्ड लूंगा और मुझे 20% रिटर्न जनरेट हो जाएंगे, 25% रिटर्न जनरेट हो जाएंगे, वो अब थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। अगला सवाल हम लेते हैं, अब पूजा शर्मा का सवाल है जयपुर से। इन्होंने पूछा है कि रिवॉर्ड्स कम होने के बाद कौन सा कार्ड लेना फिर सही रहेगा? यस, सो ये क्वेश्चन पूजा का भी कनेक्टेड है फर्स्ट क्वेश्चन से। सी रिवॉर्ड्स जो है क्रेडिट कार्ड में कभी भी हमेशा फिक्स नहीं हो सकते। क्रेडिट कार्ड एज अ प्रोडक्ट ही ऐसे प्रोडक्ट है जो डिवैल्यू होता रहता है, रिवैल्यूएशंस भी बीच में होती रहती है, बट रिवॉर्ड्स फिक्स नहीं हो सकते, इसमें कभी भी डायनामिक है। तो आपको ये करना है कि आपको किसी एक बैंक के साथ बहुत ज्यादा लॉयल्टी नहीं दिखानी। जस्ट एन एग्जांपल, बहुत साल पहले एक कार्ड था Amazon ICICI क्रेडिट कार्ड, वो आपको Amazon पे 5% कैशबैक देता था इन फॉर्म ऑफ Amazon पे। उसको टक्कर देने के लिए फ्लिपकार्ट वाले लेकर आए एक्सिस फ्लिपकार्ट कार्ड, वो भी 5% कैशबैक देता था, बट वो देता था फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, अब अगर आप फ्लिपकार्ट से ज्यादा परचेज करते हो तो आपको दिल लगाने की जरूरत नहीं है Amazon ICICI कार्ड से, आपको वो कार्ड स्विच कर लेना चाहिए फ्लिपकार्ट कार्ड से। उसके बाद फिर एक और कार्ड आया SBI कैशबैक। अब SBI कैशबैक ये कहता है कि मैं 5% दूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म। आप Amazon पे करो, आप मीशो पे कर लो, आप फ्लिपकार्ट पे कर लो, आप मिंत्रा पे कर लो, कहीं पे भी कर लो, एज लॉन्ग एज इट इज जेन्युइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बारिंग फ्यू प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, हम आपको 5% देंगे। तो अगेन ये कार्ड उन सभी कार्ड्स को किल कर रहा है, उन सभी के रिवॉर्ड्स कम नहीं हुए, बट दिस इज अ बेटर प्रपोजिशन, यू शुड स्विच। तो ये एक ऐसी चीज है क्रेडिट कार्ड जो बहुत डायनेमिक है, हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, आपको थोड़ा अपडेट रहना है। ठीक है, आप या तो खुद अपडेट रहो या फिर जो लोग इसके बारे में लिखते रहते हैं उनके थ्रू आप कनेक्टेड रहो, और जिस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में कहते हो कि हर 6 महीने, हर क्वार्टर या हर 1 साल, जैसे ही आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से आपको उसको रिव्यू करना चाहिए, वैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड के अपनी स्ट्रैटेजी भी रिव्यू करनी चाहिए हर क्वार्टर या एटलीस्ट हर 6 महीने के अंदर, कि अब मेरे लिए कौन सा कार्ड मेरी एक्सपेंस के हिसाब से बेस्ट है। बिल्कुल सर, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पर नो कॉस्ट EMI भी मिलती है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल से अगर हम इसे समझें कि अगर 39,000 का किसी ने मोबाइल लिया, ऑनलाइन शॉपिंग की ही मैं बात कर रही हूँ, और उसके बाद ये बताया जाता है कि इस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको 3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हो उसे, और उसके बाद जो EMI की जो कॉस्ट आएगी ऑलमोस्ट 6,000 है, लेकिन जब वो प्रॉपर जो बिल बनता है उसमें 1,500 का एक और इंस्टेंट डिस्काउंट उसमें शो किया जाता है कि आपका ये जो नो कॉस्ट EMI का जो डिस्काउंट है वो 1,500 है। और वहीं पर अगर हम बात करें, लेकिन ये ओवरऑल जो हो गया वो 3,000 का डिस्काउंट करके 36,000 का जो है वो बन जाता है, लेकिन जो बिल उसमें एक्चुअल शो होता है वो 34,000 या 34,500 इस लमसम जितना है वो उसमें शो हो रहा है। अब उसमें इंटरेस्ट रेट, जबकि कहा जाता है नो कॉस्ट EMI है, लेकिन उसके बाद उसमें इंस्टेंट 1,500 का भी डिस्काउंट मिल रहा है, 3,000 का भी डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल जो EMI कस्टमर को पे करनी पड़ती है वो 6,000 समथिंग कुछ पे करनी पड़ती है। सर वो ऐसा क्यों है नो कॉस्ट EMI के होने के बाद भी? इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जब आपको वो नो कॉस्ट EMI दे रहे हैं, दिस इज जनरली विद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा होता है कि जो आपको नो कॉस्ट EMI दे रहा है वो टेक्निकली जो प्लेटफॉर्म है और जो मर्चेंट है वो आपकी कॉस्ट को अब्सॉर्ब करते हैं। तो आप देखो, आप जब भी कोई ऐसा सामान बाय करोगे तो आप देखोगे कि आपको जितना डिस्काउंट मिलना था उसके अलावा आपको एक और डिस्काउंट अलग से रिसीव हो रहा है। आपकी जो EMI है, लेट्स से आपने 18,000 का सामान खरीदा तो 6,000 का नहीं बनेगा, वो 6,200 समथिंग का बनेगा। आपको एट द फ्रंट ही क्या करते हैं मर्चेंट यानी सेलर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उनके बीच जो भी अंडरस्टैंडिंग हो प्लस बैंक, इन तीनों लोगों के बीच जो भी अंडरस्टैंडिंग हो वो उस कॉस्ट को अब्सॉर्ब करते हैं। उस कॉस्ट को अब्सॉर्ब करके वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट देते हैं, और आप जो फीस, आप जो EMI पे कर रहे हो बेसिकली उसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो आपको पहले ही फ्रंट पे कैशबैक के फॉर्म में मिल गया। सो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है। टेक्निकली अगर बोले तो बैंक ऐसा नहीं है कि आपको पूरा नो कॉस्ट EMI दे रहा है, कुछ इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है। अब ये हर एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट डिफर करता है कि
लेट्स से अगर 12% का इंटरेस्ट रेट है तो कितना सेलर अब्सॉर्ब करेगा, कितना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल अमेजॉन या फ्लिपकार्ट अब्सॉर्ब करेगी, और कितना बैंक फोरगो करेगा अपना इंटरेस्ट। ये इनके बीच की पार्टनरशिप है। बिल्कुल। वहीं अगर मोबाइल की ही हम बात करें, या फिर आपने बताया कि जैसे 18,000 का कोई भी सामान है, उसका अगर आप कैश ऑन डिलीवरी आप करवाते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड से अगर आप पे करेंगे, यूपीआई से पे करेंगे, तो वो 18,000 या 39,000 का ही वो पड़ेगा। लेकिन एचडीएफसी या कोई एक्सिस बैंक या कोई अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं, वो 3,000 का जो इंस्टेंट डिस्काउंट होता है वो तो यूज़र को मिलता ही है, जो कस्टमर है उनको तो मिलता ही है, लेकिन 15% का भी उसमें नो कॉस्ट ईएमआई होने के बाद भी वो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आई गेस उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। 15% हो गया, 17 या 16, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। यस, सो आप देखना एक ट्रेंड ये आया है 2 साल से। अगर आप बात करो 2021 तक, तो हर बैंक आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पेमेंट के लिए पुश करता था। उस समय 2021 तक के अगर आप डेटा देखोगे तो जो डिस्काउंट होता था वो डिस्काउंट वन शॉट पेमेंट पे ज्यादा होता था और ईएमआई पे कम होता था। जैसे अगर ईएमआई पे 10% ही है तो ईएमआई पे कैप होती थी लेट्स से 10% अप टू 2,500, लेकिन नॉर्मल वन शॉट पेमेंट पे वो होती थी 10% अप टू 3,000। तो बैंक्स फेवर करते थे कि आप एक बार में पेमेंट करो। बट अब इंडिया में जैसे जैसे इंपल्सिव बायर्स बढ़ रहे हैं और जो नई जनरेशन है वो चीजें बहुत जल्दी खरीदना चाहती है, ऐसी भी चीजें वो खरीदते हैं जो वो नॉर्मली वन शॉट पे ना खरीदे, बट ईएमआई के थ्रू वो उस महंगी चीज को भी खरीदना प्रेफर कर लेते हैं। तो अब बैंक्स में भी फोकस करना स्टार्ट करा है। आज की डेट पे अगर आप देखोगे तो आपको, ऑल्दो आप चाहते हो कि मैं एक बार में पेमेंट कर दूं या आपके पास फंड्स भी अवेलेबल है, लेकिन आपको हाईएस्ट कैशबैक मिलेगा जब आप नो कॉस्ट ईएमआई पे जाओगे। क्योंकि बैंक एक तरीके से ये जो बाइंग बिहेवियर है, जो आपकी बाइंग साइकोलॉजी है, बैंक्स और प्लेटफॉर्म सब मिलके वो चेंज करना चाहते हैं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 लाख रुपए का आईफोन है, कंपेयर टू मैं आपको ये कहूं कि 5,000 रुपए हर महीने देने, आपको सेकंड वाला प्रिपोजिशन बहुत आसान लगता है और आप चीजें खरीद लेते हो, कंज्यूम ज्यादा करते हो चीजें। तो उसमें से चांसेस है कि कोई ऐसी चीज आप खरीद ही लोगे। अगर आप 10 चीजें खरीद रहे हो सकता है कोई एक चीज ऐसी हो जो आपके काम की ना हो या जो सेल ना हो रही हो अच्छे से, बट इस ईएमआई की वजह से या इस ऑफर की वजह से सेल हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अभी काफी प्रेवलेंट है। जो एक और सवाल है कॉलर का, इन्होंने पूछा है कि राहुल सिंह है भोपाल से, क्या ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखना सही है? राहुल, मेरे पास आज की डेट पे है 25 प्लस कार्ड, एक टाइम पे 31, 32 कार्ड्स भी थे, बट मेरा केस बहुत अलग है। मैं इसके बारे में दिन रात रिसर्च करता हूँ, इसीलिए आप इसको ऐसे समझो कि अगर कोई यूट्यूबर है जिसके पास 200 फोन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आम पब्लिक के पास भी 200 फोन होने चाहिए। उसके पास 200 फोन इसलिए है क्योंकि वो उन फोन्स को रिव्यू करता है, इसलिए उसके पास पड़े। सिमिलरली मेरे पास इतने कार्ड्स है क्योंकि मैं हर कार्ड को रिव्यू करता हूँ, उनके इंटरनल फीचर्स देखता हूँ और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन देता हूँ। तो मेरे पास इतना है। बट एक आम पर्सन को मेरे हिसाब से इंडिया में एट एनी लेवल, आप चाहे करोड़ों में कमाते हो या लाखों में या हजारों में, डजंट मैटर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 कार्ड में आप अपने 95% एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, शौक है कोई आपका, अगर और काम है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज 4 से 5 कार्ड मिनिमम। मैं आपको कहूंगा एक कार्ड कभी नहीं रखना चाहिए, बिकॉज कोई भी एक कार्ड इंडिया में बेस्ट है ही नहीं किसी भी कैटेगरी लेवल पे। तो मैं आपको ये कहूंगा 2 से 5 कार्ड के बीच में जाना चाहिए। अगर आप बहुत कम कार्ड रखना चाहते हो तो भी एटलीस्ट 2-3 आप रखो, मैक्स टू मैक्स 4-5 तक जाओ। बिल्कुल। तो अगर आप सही तरीके से कार्ड रिव्यू कर पा रहे हैं तो ज़्यादा आप कार्ड रख सकते हैं, वरना तो 1, 2, 3 कार्ड आपके लिए काफ़ी रहेंगे। देखिए, आप भी अगर अपना सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है वो आप जान लीजिए। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है अपना सवाल हम तक पहुंचाने का। और देखिए, आपको लिखना है PASS और उसके बाद आपको अपना सवाल 9354027995 पर व्हाट्सएप कर देना है टाइप करके। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवाल को हम अपने इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो बैंक और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आपके लिए लेकर आए हैं।
थैंक यू अंजलि। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड्स का जो अडॉप्टेशन है, यूसेज जो है वो काफ़ी बड़ा है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि कौन से बैंक जो हैं इनमें सबसे आगे, यानी कि क्रेडिट कार्ड इशू करने में सबसे आगे कौन है। तो यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 पे आप साफ देख सकते हैं कि HDFC बैंक, यानी कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक और देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI यहाँ पर सबसे आगे है। अगर एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स की अगर बात करें तो HDFC बैंक के यहाँ पर 2,62,00,000 से ज़्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स हैं। उसके बाद है SBI, जिसके 2,19,00,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स अभी यहां पर एक्टिव हैं। ICICI बैंक की अगर बात करें जो कि तीसरे नंबर पर यहां पर है, तो उसके 1,89,000 फिर से वही वाली दिक्कत हो गई, फिर से कर लेते हैं एक बार, 1,89,00,000। थैंक यू अंजलि। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड्स का जो इवोल्यूशन है, जो यूसेज है, वो काफ़ी बड़ा है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि कौन से बैंक्स यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स देने में सबसे आगे यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक है, जिसके 2,62,00,000 क्रेडिट कार्ड्स अभी एक्टिव हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है SBI, जिसके 2,19,00,000 से ज़्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स अभी मौजूद हैं। वहीं ICICI बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर 1,89,00,000 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स इनके अभी एक्टिव चल रहे हैं। उसके बाद है एक्सिस बैंक, जिसके 1,58,00,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स अभी मौजूद हैं। वहीं अगर कोटक बैंक की अगर बात करें तो यहां पर ये टॉप 5 में यहां पर शामिल है और 46 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इसके हैं। वहीं कुछ और डेटा लेके आते हैं, कुछ और ट्रेंड्स यहां पर समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। मासिक खर्च की अगर बात करें, ये फरवरी तक के डेटा है, 1.78 लाख करोड़ रुपए का मासिक खर्च क्रेडिट कार्ड से यहां पर किया गया है। ये फरवरी की बात हो रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6% ज्यादा है। हालांकि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहां पर गिरावट देखने को मिली है, 8.6% की यहां पर वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो उसमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं फरवरी में जो नए क्रेडिट कार्ड जहां पर जोड़े गए हैं वो करीब 10.5 लाख क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो कि फरवरी में यहां पर ऐड किए गए, यानी कि इशू किए गए हैं। उसके बाद अगर मासिक जोड़ की यहां पर बात करें तो ये 6 महीने का सबसे हाईएस्ट लेवल है, यानी कि जो 10.5 लाख फरवरी में क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं वो 6 मंथ का सबसे हाई आंकड़ा यहां पर है। वहीं अगर कुल सक्रिय कार्ड्स की अगर यहां पर हम लोग बात करें, यानी कुल एक्टिव कार्ड्स की अगर बात करें तो 11.77 करोड़ कुल एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो ये है कुछ ट्रेंडिंग चीजें क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई, जिसको ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद यहां पर इसमें आप देख सकते हैं। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा जो है हमारे दर्शकों को दिया है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। अगर रिवॉर्ड्स कम हो रहे हैं और अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड का महत्व भी कम हो रहा है, और जैसा कि अभिषेक ने भी बताया, मैं चाहूँगी एक बार जो डेटा है वो स्क्रीन पर भी लेके आइएगा ताकि यूज़र भी एक बार देख पाएँ दोबारा से ये जो डेटा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सर जो मासिक खर्च की अगर हम बात करें 1.78 लाख करोड़ जो है वो मासिक खर्च जो है वो फरवरी में हुआ है। जो ट्रेंड है क्रेडिट कार्ड का ये बता रहा है, लेकिन अभी भी एक्टिव क्रेडिट कार्ड जो है वो 11.77 करोड़ है, यानी कि जो यूजर्स की जो संख्या है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रिवॉर्ड्स कम हो रहे हैं लेकिन जो संख्या है क्रेडिट कार्ड्स की वो लगातार बढ़ रही है। सर इसके पीछे अब क्या रीज़न आप देख पा रहे हैं? अगर आप देखते इस डेटा को आज से 5 साल पहले जब हम लोगों ने ट्रैक करना स्टार्ट करा, या कोविड का जब पीक आया 2020 में सेकेंड वेव नवंबर के अराउंड, तब आप देखते तब ये डेटा 7-8 करोड़ था, 8 करोड़ के करीब था। और तब लोग सोचते थे कि जब हम बातें करते थे आपस में, सोचते थे कि 10 करोड़ का कब पार होगा, इंडिया में 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर्स होंगे। बट जो 2 साल उधर गुजरे 2022-23 तक, उस समय काफी स्पीड से लोगों ने क्रेडिट कार्ड लेना स्टार्ट करा, क्योंकि अवेयरनेस काफी बड़ी क्रेडिट कार्ड के बारे में, और मैं कहूंगा अवेयरनेस से ज्यादा परसेप्शन लोगों का चेंज हुआ। बहुत सारे लोग, मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला जो बहुत सारे फाउंडर थे स्टार्टअप के या बहुत बड़े फाइनेंशियल पोजीशंस पे थे, वो भी ये मानते थे क्रेडिट कार्ड बेकार प्रोडक्ट, हमें नहीं लेना चाहिए। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका भी ये परसेप्शन चेंज हुआ और वो भी क्रेडिट कार्ड यूज करना स्टार्ट करे। तो एक जो रिपल इफेक्ट होता है वो काफी अच्छा था उस वक्त। 2024 के बाद से भी ये डेटा बढ़ना स्टार्ट हुआ है, बट अब जिस रेट पे क्रेडिट कार्ड्स बढ़ रहे हैं वो रेट थोड़ी डिक्रीज हो गई है, क्योंकि डिवैल्यूएशंस हो गए, कई थोड़े से क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स कम हो गए। तो अभी भी क्रेडिट कार्ड ईयर ऑन ईयर तो ग्रो करेंगे ही, पर उनकी ग्रोथ रेट थोड़ी कम हो गई है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। हमारा ऐसा मानना था कि 2028-29 तक ये 15 करोड़ पहुंच जाएंगे। अभी हम 26 पे है और अभी अप्रॉक्स 12 करोड़ हो जाएंगे।
सो लेट्स सी कि कब पहुंचता है 15 में भी, अब 1-2 साल और लगेगा, हो सकता है 2030 तक 15 करोड़ पे पहुंचे। बट ओवरऑल आप देखो जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करेगी वैसे वैसे लोगों का अडॉप्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल एक प्रूवन फिनोमिना है, हर जगह ही ऐसा होता है। हाँ, अभी हमारे स्टूडेंट्स के पास ऑन एवरेज उतने कार्ड्स नहीं है कंपेयर टू डेवलप इकोनॉमीज में। जैसे अगर यूएस के एग्जांपल लोगे, वहां ऑन एवरेज एक स्टूडेंट के पास 2 से भी ज्यादा कार्ड होते हैं, 4 भी होते हैं कई स्टेट्स में अगर आप उनका एवरेज निकालोगे। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, बट धीरे धीरे इन नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स जैसे जैसे नई जनरेशन वर्कफोर्स में आना स्टार्ट होगी, ये अडॉप्शन और तेजी से बढ़ेगा और दिस इज समथिंग जो ग्रो करेगा। बट बस हमें ये देखना है कि ग्रोथ की रेट कितनी स्पीड या कितनी स्लो होती है। बिल्कुल सर, क्रेडिट कार्ड का अगर मान लीजिए गलत इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके के नुकसान एक यूजर को पहुंचा सकता है? इस क्वेश्चन में मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपसे। आप पूछ रहे हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाए क्या, उसके बारे में बात हो रही है? नहीं, अगर क्रेडिट कार्ड का मान लीजिए कोई गलत इस्तेमाल करता है या फिर गलत, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, ईएमआई अगर बाउंस हो जाती है, क्रेडिट कार्ड अगर कोई यूज कर रहा है, तो किस तरीके से नुकसान किसी यूजर को हो सकता है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन हर जगह जरूरी है, हर फॉर्म ऑफ पर्सनल फाइनेंस में जरूरी है और सेम है क्रेडिट कार्ड में। इसमें मैं कहूंगा आपको सबसे कम जरूरत होती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज इंश्योर करनी है आउट ऑफ ऑल चीजें, सिर्फ एक चीज ये इंश्योर करनी है कि आप पेमेंट मिस ना करो। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, वो छोटी मोटी चीज है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक चीज जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है वो ये है कि पेमेंट ऑन टाइम। अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा उसका, वो होगा आपका क्रेडिट स्कोर पे। ठीक है, आपका क्रेडिट स्कोर डेफिनेटली डाउन हो जाएगा। अगर आप एक नए पर्सन हो जिसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री नहीं है, तो हो सकता है आपका 200 से 250 पॉइंट सिविल स्कोर कम हो जाए। अगर आपकी काफी हिस्ट्री है तो भी 70-80 पॉइंट से तो हो ही जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा अमाउंट है, 100-200 रुपए 300 रुपए से आपने मिस किया है या आपने लाख से किया है। बट डाउन जरूर होगा अगर आप 70-80 रुपए से भी अगर आप अपनी पेमेंट मिस कर जाओ, बहुत ही छोटी पेमेंट है, आप भूल गए, इससे भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। और एटलीस्ट 36 मंथ्स तक तो इसका इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि 36 मंथ तक तो वो आपके सिविल पे शो होता रहता है कि आपने एक पेमेंट मिस की है। वो ऑल्दो इसका इम्पैक्ट तो लाइफ लॉन्ग रहेगा, कभी भी कोई भी अगर चाहे तो वो आपकी सिविल हिस्ट्री पे देख सकता है कि आपने कब पेमेंट मिस करी थी। बट एटलीस्ट 36 मंथ तक इसका काफी इंपैक्ट होता है। फिर आपको क्या है, अगर आपको कोई भी क्रेडिट प्रोडक्ट चाहिए होगा, मीन्स आपको लोन चाहिए, कंज्यूमर लोन, होम लोन, हाउस लोन, कुछ भी, वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है कि आपने एक पेमेंट मिस की थी। राइट। और अगर यूजर्स बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रखते हैं जिनमें से 1-2 क्रेडिट कार्ड को वो यूज ही नहीं कर रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम उनको हो सकती है? ओके, मैं इसमें एक एक्सटेंशन और आपको बता देता हूँ। ये तो एक प्रॉब्लम थी, क्रेडिट स्कोर आपका कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप जो भी पेमेंट मिस करते हो उस पेमेंट पे क्रेडिट कार्ड पे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे इतना इंटरेस्ट रेट नहीं होता जितना क्रेडिट कार्ड पे होता है। 36% से लेके 52% पर एनम भी हो सकता है। और क्योंकि कंपाउंडिंग है तो बहुत जल्दी कंपाउंड होता है। इसके वजह से कई लोग, जो मैं आपको बता रहा था कि जो शो ऑफ करते हैं, वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। वो मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं और एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि इंटरेस्ट ही मेन अमाउंट से ज्यादा बन जाता है और फिर आप इस सर्कल से निकल नहीं पाओगे। तो ये आप दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि क्रेडिट कार्ड अगर ज्यादा आप रखो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? अगर आपके पास 10-12 अगर क्रेडिट कार्ड हो, एल्गोरिथम्स चेंज होते रहते हैं क्रेडिट स्कोर के। बट अभी एज ऑफ नाउ अगर आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी है और अगर आपकी पेमेंट हिस्ट्री 2-3 साल भी पुरानी है, तो आपके पास कितने कार्ड है उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके क्रेडिट स्कोर पे। हाँ, आपके कार्ड्स अगर इनएक्टिव हो जाते हैं, मान लो अगर आपने, आरबीआई का भी एक नया रूल आया था दैट अगर 1 साल तक आपका कार्ड आपने यूज ही नहीं किया, इनएक्टिव है आपका कार्ड, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ओके, ठीक है, सो वो कार्ड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और बैंक्स जनरली क्या करते हैं इससे बचने के लिए, आपको बहुत सारे मैसेजेस जो फोन करेंगे जब 1 साल आपका होने वाला होता है उससे पहले, कि आप कोई ट्रांजैक्शन कर लो या अपनी कंसेंट दे दो मिस कॉल से या ईमेल पे अपनी कंसेंट दे दो कि आप ये कार्ड एक्टिव रखना चाहते हो। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो ये काफ़ी अच्छा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोशिश तो आप यही करिए कि अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो मत ही रखिए क्रेडिट कार्ड। लेकिन इन केस अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्रेडिट कार्ड है और जो आप बिल्कुल उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसे कोशिश करिए कि आप खुद ही कॉल करके बंद करवा दें, बजाय इसके कि आप 1 साल 2 साल उसे कंप्लीट होने दें। चलिए, कुछ दर्शकों के सवाल सर आ गए हैं, एक बार फिर से उन सवालों को शामिल कर लेते हैं। अजय मिश्रा का सवाल है दिल्ली से, उन्होंने पूछा है, क्या मैं एक ही कार्ड रख सकता हूँ? क्या ये मेरे खर्च के लिए सही रहेगा? अजय, हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी। इंडिया में कोई भी कार्ड बेस्ट कार्ड नहीं है ऑल कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए। तो मैं आपको हाईली एडवाइस करूंगा कि आप एक कार्ड तो मत रखो। अगर आप बहुत ही मिनिमलिस्टिक नेचर के हो, जहां आपको कम चीजें ही पसंद है, तो भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 2 कार्ड जरूर रखो, क्योंकि आप देख ही रहे हो डिवैल्यूएशन किसी भी कार्ड का कभी भी हो सकता है। तो आपके पास एक बैकअप कार्ड तो जरूर होना चाहिए, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि कई बार अगर आप फॉरेन ट्रिप पे हो और लेट्स से आपका वो कार्ड उस वक्त वहां एक्सेप्ट नहीं होता, तो आपके पास एक फॉल बैक कार्ड जरूर होना चाहिए, बैकअप कार्ड, जिसको आप यूज कर सको। तीसरी, अगर आपको कभी इमरजेंसी आ जाए ऐसी, लेट्स से आपके एक कार्ड पे लिमिट है 8 लाख की और आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई जहां आपको अचानक से 12 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं, तो अगर आपके पास 2 कार्ड होते तो मे बी आप 8 लाख इससे और बाकी के 4 लाख किसी और कार्ड से देते। सो 1 कार्ड मैं हाईली एडवाइस करूंगा कि किसी के पास नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप 2 से 3 तो रखो। बिल्कुल। एक और सवाल इंदौर से नेहा गुप्ता का, इन्होंने पूछा है कि क्या समय पर बिल न भरने पर ज्यादा नुकसान होता है? हालांकि सर आप इसका जवाब जो है वो दे चुके हैं कि अगर आप बिल समय पर नहीं भरेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और साथ ही ये आपका जो सिविल स्कोर है वो भी खराब कर सकता है। उसमें इंटरेस्ट के अलावा और कई फैक्टर्स है। एक चीज होती है लेट पेमेंट चार्जेस, LPC। सो लेट पेमेंट चार्जेस ये है कि आपने टाइम से नहीं भरा, वो आपसे एक फिक्स अमाउंट, वो स्लैब वाइज होता है, हर बैंक का अलग अलग होता है। आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस वाले डॉक्यूमेंट में MITC में जाके देख सकते हो। तो एक तो आपको लेट पेमेंट फीस पे करनी होगी। दूसरा, आपका जितना भी अमाउंट जो आपने नहीं दिया उस पर रिवॉल्विंग क्रेडिट हो जाता है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तीसरा, आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है। एंड उसके अलावा अगर कोई और उस पर पनिशमेंट्स होंगी तो वो भी उसके साथ साथ चलती है। बिल्कुल, तो ये नुकसान तो देता ही है। समय पर अगर आप बिल नहीं भरते हैं क्रेडिट कार्ड, तो कोशिश ये करिए कि आप समय पर इसका भुगतान जरूर कर दें। पटना से सवाल विकास सिंह का, इन्होंने पूछा है क्या क्रेडिट कार्ड से खर्च कंट्रोल किया जा सकता है? यस, खर्च कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ी फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए होगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज और बैंक का मेन काम है आपको पुश करना है एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए भी, मे बी जो आपके लिए जरूरत ना हो। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। उनको अपने स्पेंड्स बढ़ाने, क्योंकि स्पेंड्स पे उनको कमीशन है। तो उनका ऑब्जेक्टिव है आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करो। आपको ये देखना होगा कि मेरी एक्सपेंडिचर कितनी है और उस एक्सपेंडिचर के हिसाब से आपको कार्ड चूज करने चाहिए। दूसरा, आप हर कार्ड पे अपनी लिमिट भी लगा सकते हो। सो आप इनिशियली जब आप एक नए पर्सन हो, आपको ये जरूर करना चाहिए कि आप अपने हर कार्ड पे एक लिमिट लगा दो और लिमिट लगा के एक बार उसको एनालाइज जरूर करो कि क्या क्रेडिट कार्ड की वजह से ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज खरीद रहा हूँ जो जरूरी नहीं है, या मैंने बाहर खाना ज्यादा तो स्टार्ट नहीं कर दिया बिकॉज ऑफ दीज ऑफर्स। ये आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस देखने होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके वजह से हो रहा है, तो आपको वो चेंजेस अपने अंदर लाने होंगे कि आप चेंज करो। और आपको लगता है कि वो पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आपको वो कार्ड फिर आप क्लोज करने की सोचो, बिकॉज ये क्रेडिट कार्ड एक टूल है आपके लिए, आपके एक्सपेंडिचर पे रिटर्न्स जनरेट करने का। ये टूल ये नहीं है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को इन्फ्लेट करो या बढ़ाओ या ओवर स्पेंड करो। तो ये बात हमें समझनी होगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर किसी व्यक्ति को आज नया क्रेडिट कार्ड लेना है तो उसे किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? ओके, अगर आज आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो सबसे पहले मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक पर्सन जिसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और दूसरा पर्सन जिसके दोस्तों ने रिकमेंड करा है, जिसको किसी ने पहले इंफॉर्मेशन दिया। राइट। अगर एक पर्सन बिल्कुल नया है, जो बेसिक समझ चुका है बट उसको किसी ने पहले से कुछ बताया नहीं क्रेडिट कार्ड के बारे में, उस पर्सन को सबसे पहले
देखना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्रेडिट कार्ड की है। दूसरा, मेरे एक्सपेंडिचर क्या है और क्या मैं उसके लिए बेस्ट कार्ड्स अभी ले सकता हूँ। तीसरा, एक बार जब मैंने बेस्ट कार्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो उसके बाद मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे रहूं। ये 3 चीजें स्टार्टिंग में किसी को भी देखनी चाहिए जो क्रेडिट कार्ड स्टार्ट कर रहा है। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जहां आपके दोस्त ने आपको रिकमेंड करा, किसी ने बताया क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड में जो रिवॉर्ड्स पहले मिलते थे वो बहुत ही डायनेमिक है। हो सकता है उस लेवल का रिवॉर्ड आज की डेट पे आपको ना मिले। आप सिर्फ इसलिए मत आओ क्रेडिट कार्ड के गेम में कि आपको रिवॉर्ड बहुत चाहिए और उसके लिए मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊंगा और बहुत सारे एक्सपेंडिचर करूंगा। आप अपने एक्सपेंडिचर पैटर्न को समझो और देखो उसमें से कितनी जरूरत की चीजें, कितनी डिस्क्रिशनरी या लग्जरी चीजें हैं, और फिर उसके हिसाब से आप एक कार्ड अप्लाई करो। जरूरी नहीं है कि हर कोई एयर माइल्स या होटल लॉयल्टी प्रोग्राम्स वाले कार्ड पे जाए। हो सकता है आपके लिए एक सिंपल 500 रुपए का कार्ड, आपकी हो सकती है अर्निंग लाखों में हो, लेकिन जो आपका एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट कार्ड एक 500 रुपए या 1000 रुपए का कैशबैक कार्ड ही हो। राइट, तो अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करके आप एक कार्ड से शुरू करो। हमेशा ऐसे मत सोचो कि मुझे बिल्कुल बेस्ट टॉप लेवल का सुपर प्रीमियम कार्ड ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेंडिचर एंड अकॉर्डिंग टू योर इनकम आप धीरे धीरे इस गेम में आके समझो। 12-13 महीने, 1 साल, 1.5 साल के बाद आपको खुद सिस्टम थोड़ा समझ में आएगा एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर अकॉर्डिंगली। राइट, तो अपनी नीड्स के हिसाब से ही आप क्रेडिट कार्ड जो है वो चुने, और क्रेडिट कार्ड सिर्फ इसलिए मत लें कि आपको उसमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप डिसिप्लिन रहें पेमेंट करते टाइम। कहीं ऐसा ना हो कि आप का जो EMI है वो बाउंस हो जाए और इसका सीधा असर आपके सिविल स्कोर पर पड़े और आपको कहीं एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो ना करनी पड़े। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much for having me on your show and I hope कि थोड़ा मैं आपके ऑडियंस को एजुकेट कर पाया। Thank you so much for calling me. थैंक यू सर। तो देखिए साफ है कि क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ रिवॉर्ड्स का खेल नहीं रह गया है। फायदे कम हो रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ गई है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार ही सही कार्ड चुनें और उसका समझदारी से इस्तेमाल करें। इसी अवेयरनेस के साथ हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। पासबुक द सेविंग शो सिर्फ अमर उजाला दी बोनस पर।